फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहिए। फ्रीलांसिंग से आपकी जो हाईएस्ट इनकम थी कितने की थी और कितने टाइम के बाद वो हुआ था? महीने में, पहले महीने में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप लोगों के डिमांड के ऊपर यह वीडियो आ रहा है कि आप लोगों ने बोला था कि भाई फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि कैसे आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाएंगे, कैसे आप महीने के 30 से 40 हजार, इवन इससे भी ज्यादा आप रुपए कैसे बनाओगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने खुद फ्रीलांसिंग किया है। और फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं कि बहुत सालों पहले किया है, उन्होंने 2020 में ही फ्रीलांसिंग की शुरुआत करी थी और पहले महीनों में लाखों रुपए से ज्यादा उन्होंने पैसे कमाए थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मिस्टेक्स करे थे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरा देखना। स्वागत है रत्नेश जी हमारे चैनल पर एक बार फिर से। धन्यवाद सतीश जी मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। तो दोस्तों ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इनके साथ ऑलरेडी हमने इनकी पूरी जर्नी शेयर करी है, जिसमें इन्होंने अपने ब्लॉगिंग की जर्नी बताई है, अपने फ्रीलांसिंग की जर्नी बताई है और साथ ही साथ एक कैसे एक्सपायर्ड डोमेन को खरीद के वहां से अपना अच्छा खासा ब्लॉग बना के पैसे बना रहे हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना इस वीडियो के बाद। बाकी इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो रत्नेश जी सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने फ्रीलांसिंग की शुरुआत कब करी थी? मैंने फ्रीलांसिंग 2020 में स्टार्ट किया। उसके पहले आप क्या काम कर रहे थे? उसके पहले मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। सबसे पहले तो मैंने YouTube ट्राई किया था, बट उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग किया और उसके बाद मुझे इससे स्किल आ गया था। जब मैंने YouTube किया, ब्लॉगिंग किया तो मुझे स्किल आ गया था। क्या स्किल आ गया था? मेरे पास 2 स्किल आ गए थे। एक तो मैं वेबसाइट्स बना सकता था और दूसरा मैं कंटेंट लिख सकता था। तो 2020 में मार्च अप्रैल के आसपास मुझे लगा कि मुझे फ्रीलांसिंग भी करना चाहिए। आइडिया कैसा है कि फ्रीलांसिंग करना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने उस पहले वीडियो में बताया था कि उस टाइम रिवेन्यू काफ़ी डाउन हो गया था, तो रिवेन्यू एडसेंस से नहीं आ रहा था, तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने सबसे पहले फाइबर पे अपना अकाउंट बनाया। फाइबर पे? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि फाइबर, फ्रीलांसर, अपवर्क जैसी जो साइट्स होती हैं वहां पर हम अपना प्रोफाइल बनाकर वहां से जॉब ले सकते हैं, लाइक वहां से काम ले सकते हैं, प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है फाइबर, तो जहां पर भाई ने अपना अकाउंट बनाया था। फाइबर आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने गिग बनाया अपना, उसके 1-2 वीक के अंदर मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। किस चीज का ऑर्डर था वो? वेबसाइट डेवलपमेंट का था, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने और का। आपने गिग में क्या लिखा था एग्जैक्टली? आप वो बताना चाहेंगे आपके स्क्रीनशॉट वगैरह? हाँ मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, उसमें आप वर्डप्रेस कैटेगरी में जाएंगे ना फाइबर में, तो एक आता है फुल वेबसाइट क्रिएशन। तो मैंने उसी कीवर्ड को टारगेट किया था। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करें कि किस पे आप रैंक करना चाहते हैं फाइबर में, उसका जो सर्च इंजन है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे फुल वेबसाइट क्रिएशन पे रैंक करना है। फुल वेबसाइट? हाँ। तो उस पे मैंने गिग बनाया कि आई विल डू फुल वेबसाइट क्रिएशन, ऐसे लिखा, आई विल डू फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन, ऐसा मेरा गिग का नाम था और मैंने बना दिया। तो अब कोई भी सर्च कर रहा था फुल वेबसाइट क्रिएशन तो मेरा रैंक करने लगा। थोड़े टाइम बाद, इनिशियली नहीं रैंक हो रहा था, जब 1-2 ऑर्डर आ गया तो उस पर वो रैंक करने लगा। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ व्यूअर्स आते थे डेली, फिर उसमें से मैसेज भी आने लगा और 2 वीक के अंदर अंदर मुझे पहला ऑर्डर मिल गया था वहाँ से। ओके, कितने का ऑर्डर था? वो बहुत कम अमाउंट का था, $5 का था। $5 का? क्योंकि शुरुआती $5 से होती है। सब उस टाइम यही सजेस्ट कर रहे थे कि $5 का डालो तो ऑर्डर मिल जाएगा, फिर उसके बाद रिव्यू बन जाएगा, तो उसके बाद और ऑर्डर्स आएंगे। एक टिप हो सकता है। हाँ, ये अच्छा टिप हो सकता है कि अभी भी वर्किंग है? अभी भी वर्किंग है। बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर सस्ते में आप काम बढ़िया दोगे तो ऑब्वियसली कोई कराना चाहेगा आपसे, बट वो भी आपके ऊपर बेट कर रहा है कि यार देखते हैं बंदा कर पाएगा कि नहीं। जो या फिर उनका बजट भी कई बार किसी क्लाइंट का कम होता है, तो वो सोचते हैं कि ट्राई करके देखते हैं। और ऐसा नहीं कि कम अगर पैसा कोई ले रहा है तो काम खराब करके देगा। हो सकता है उसके पास स्किल हो, जैसे मेरे पास था। मैं 2 साल से 3 साल से आप बार बार स्किल्स की बात कर रहे हैं और आपने जो स्किल्स डेवलप करी थी, आप यूट्यूब कर रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिला और आपने एडिशनल इनकम के लिए आपने फ्रीलांसिंग शुरू करी, जिसमें आप बोल रहे थे कि आपने वर्डप्रेस साइट डेवलप करने का। मैंने वेबसाइट का ही किया था, बट बाद में मैंने कंटेंट राइटिंग भी किया आपने। ओके, इस पे हम आएंगे। उससे आने से पहले मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अब स्किल सीखने के लिए या तो आपको कोई कोर्सेज करने पड़ेंगे या फिर आप YouTube या फिर गूगल का सहारा ले सकते हो। गूगल पे सर्च कर करके, YouTube पे सर्च करके, वीडियोस देख के, हमारे वीडियोस देख के आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। इवन हमने कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक अलग से पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें। तो एक कोई ना कोई एक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिसको आप सेल कर सको। फ्रीलांसिंग का मतलब ये हुआ कि कोई आपके अंदर स्किल है, किसी और का काम करके आप उससे पैसे ले रहे हो। सिंपल था ये। और दोस्तों आज के समय में ऐसे ऐसे हाई पेइंग स्किल्स हैं जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिस्ट जैसे कोर्सेज, जिसमें कंपनीज आपको 10 से 40 लाख रुपए का पर एनम जॉब भी ऑफर करती है। मतलब आप सिर्फ फ्रीलांसिंग ही नहीं,
जॉब भी आपको मिल सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कौन सा स्किल चूज करें जिसमें हमारा टाइम भी बचे और पैसा भी बचे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोडिंग इन्वेडर्स का 9 मंथ का IT प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट को। यह 3 सिंपल स्टेप्स में आपकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फर्स्ट 4 वीक में आप सारे हाई प्रोफेशन ट्राई करोगे, उसके बाद उसमें जो अच्छा लगेगा अगले 8 महीने तक उसको पढ़ के गारंटेड जॉब ले पाओगे विथ कोडिंग इन्वेडर्स। एनरोल करने से पहले आपको गारंटेड जॉब एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनके सारे मॉड्यूल्स एंड केस स्टडीज Amazon, Deloitte एंड Philips के एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ 300+ हायरिंग पार्टनर। इतना ही नहीं, कोडिंग इन्वेडर्स ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि आप टेक या कोडिंग बैकग्राउंड से हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। तो दोस्तों इनके गारंटेड जॉब बैच 2 दिन में शुरू होने वाले हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दूंगा। और आप कोड यूज करना मत भूलना SKB40, जिससे आपको 40% का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आप कंटिन्यू करिए कि आप कंटेंट राइटिंग में कैसे आए और कितना चार्ज करने लगे। जैसे मैंने अपना ब्लॉग बनाया था, तो उससे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा था पहले, फिर उसके बाद उस पर मैं कंटेंट लिखता था। तो ये 2 स्किल मेरे पास आ गया था। तो मैंने पहले इससे स्टार्ट किया, वर्डप्रेस से। तो कैसे आप मानते हो कि मैं स्किलफुल कंटेंट राइटर हूँ? कैसे आपने वो अपने आप को? जैसे मैं लिखता गया धीरे धीरे। शुरू के 2 साल मैंने खुद की वेबसाइट पे हजारों आर्टिकल्स लिखे। रैंक हो रहे थे? और वो रैंक भी हो रहे थे, कुछ कुछ रैंक नहीं भी हो रहे थे, बट उससे लिखने आ रहा था ना। वो रैंक नहीं भी हो रहा था तो एज ए ब्लॉगर वो मेरे लिए फायदा या नुकसान था, बट एज ए राइटर वो मेरे लिए गेन था। तो मैं वहां से राइटिंग सीख नहीं, गया। जैसे कई बार क्या होता है आज के टाइम में, देखिए ChatGPT और दुनिया भर के AI टूल्स आ गए, तो लोग इधर उधर से इंटरनेट से एक तो कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, मतलब 4 लाइन यहाँ से कॉपी किया, 4 लाइन वहां से कॉपी किया, इधर उधर से कॉपी करके क्लाइंट को दे दिया। तो ये क्या सही है? नहीं, वो मतलब सीरियस राइटर नहीं है। फिर उसको अगर अपना करियर बनाना है इस फील्ड में, क्योंकि राइटिंग एक करियर है, जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं, राइटिंग भी एक करियर है। बिल्कुल। तो अगर इसमें आगे जाना है तो एक्चुअल में स्किल तो बनाना पड़ेगा। आप कब तक इधर उधर से देख के राइटर बन जाएंगे? मेरे केस में है कि मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। मैं AI टूल्स का भी यूज करके रिसर्च करूंगा, बट ऐसा नहीं कि उसके लिखे कंटेंट को कॉपी करके फिर क्लाइंट को दे दूंगा, क्योंकि फिर उस तरह से आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो स्किल को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्लाइंट को अगर आपने भेज दिया ऐसा, तो उसके तो क्या भुगतने पड़ेंगे? जैसे क्लाइंट भी अगर इतने साल से इंडस्ट्री में है, एक ब्लॉगर है, वेल नोन ब्लॉगर है, तो वो देखेगा कि इसका कंटेंट कैसा है, बाकी जो राइटर्स हैं उनका कंटेंट कैसा है, तो वो 2-4 आर्टिकल के बाद आपके साथ काम करना बंद कर देगा, बोलेगा कि अभी मेरे पास और काम नहीं है। जैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, तो मेरे पास अगर कोई राइटर आता है, रेटिंग भी खराब दे सकता है। हाँ, रेटिंग भी खराब देगा कि भाई ये इसका कंटेंट अच्छा नहीं था। तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए कि पहले आपका कंटेंट बढ़िया हो, ताकि क्लाइंट को वो पसंद आए, तभी बात आगे बढ़ेगा। आपको पहला क्लाइंट कैसे मिला था? पहला क्लाइंट राइटिंग का राइटिंग के लिए मुझे पहला क्लाइंट था, वो मेरे ब्लॉगिंग सर्किल में एक बंदा था जिसका एक ब्लॉग चला करता था। तो मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझे एक दिया कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ आप मेरे लिए लिखो। तो मैंने उसके लिए लिखना स्टार्ट किया था। ये तो किस तरह से लिखते थे? पर वर्ड के हिसाब से लिखते थे या सैलरी था, कैसे? नहीं, वो पर वर्ड के हिसाब से ही था। क्या वो इनिशियली तो लगभग 40 पैसे पर वर्ड के 40 पैसे पर वर्ड। हाँ। आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है कंटेंट राइटिंग में? बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आज अगर अभी मैं देखूं तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो 8 रुपए पर वर्ड तक भी पे करते हैं। उससे भी ज्यादा के क्लाइंट्स हैं जो 10 रुपए 15 रुपए पर वर्ड देते हैं। 10 रुपए 15 रुपए? हाँ, है ऐसे आपको क्लाइंट्स। हाईएस्ट कितना मिला है? मुझे हाईएस्ट 8 रुपए पर वर्ड तक। 8 रुपए पर वर्ड, मतलब 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया तो 8,000 रुपए। हाँ, इतना मुझे मिलता है। और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जैसे जो बिजनेस इनसाइडर वगैरह पे लिखते हैं, उनको फिर उससे भी ज्यादा मिलता है, $250 $300 पर आर्टिकल मिलता है। तो राइटिंग जैसे बाकी स्किल्स हैं, वैसे राइटिंग का भी एक अपना स्कोप है, क्योंकि कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे जा रहा है तो उसके पीछे राइटिंग लगा हुआ है। मतलब कोई भी अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसके पीछे एक स्क्रिप्ट होता है, रिसर्च होता है, तो वो राइटर्स ही करके देते हैं। अगर मैं कहूँ कि लोग बोलेंगे कि यार 8 रुपए पर वर्ड फेक रहा है, तो आप उसका कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो गाइस, आपको स्क्रीन पे प्रूफ भी देखने को मिल जाएगा, तो आप प्रूफ भी देख लेना और आपको संतुष्टि मिल जाएगी। एक आपके अंदर एक होप जग जाएगा, है ना, कि यार इतना स्कोप है इन सब चीज़ों में भी। जब मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरे भी करियर की शुरुआत, रत्नेश जी मैं बता दूं कि मैंने कंटेंट राइटिंग से किया था। 200 रुपए एक आर्टिकल का मिलता था। हाँ। पर वर्ड अगर बात करें तो 25 पैसा से लेके 30 पैसा था इनिशियली, वही मिलता है। ठीक है। और हिंदी में एक्चुअली मैं लिखता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी इंग्लिश मेरे को बोल दो कि बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखना हो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। कोई बात मैं समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। जैसे अभी एक चीज मैं ऐड करूंगा, बहुत लोग लगता है ना जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं कि वो राइटर नहीं बन सकते। कंटेंट का इंग्लिश हिंदी से क्या लेना देना है?
मतलब हिंदी में भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हिंदी अभी में ही पढ़ रिसेंटली हमने सकते एक हैं। मराठी ब्लॉगर जी को फीचर किया था, जो भाई मंथली उनके 30 से 40 हजार डॉलर की उतने लोग हैं पढ़ने वाले। बिल्कुल है। तो अगर पढ़ने वाले लोग हैं 1-1 लाख का ट्रैफिक एक दिन में आ रहा था। तो लिखने वाले लोग भी चाहिए। चाहिए। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकता हूँ तो वो गलत सोच रहा है। आपको अगर हिंदी में आता है हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन आपने जो कंटेंट राइटिंग करी इंग्लिश में करी थी। हाँ, मैंने इंग्लिश में किया था। तो जैसे मैं एक चीज बता दूं गाइस, अगर आपको नहीं पता तो रत्नेश भाई गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। एक छोटे से गांव से आते हैं, वो भी बिहार यूपी में। क्या है ना, इंग्लिश इतना लोग बोलते नहीं है। तो आपको कोई चैलेंजेस आए थे इंग्लिश? देखिए, शुरू में मेरा भी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ऐसा नहीं था कि उसमें मैं बहुत इंग्लिश में कॉन्वेंट स्कूल वाले नहीं है आप? नहीं, मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। सीबीएसई वाले भी नहीं है आप? नहीं, मैंने तो 10th हालांकि सीबीएसई से किया था। सीबीएसई से किया, बट उसके बाद तो इसी का फायदा है। ऐसा नहीं है। मेरे केस में जो मेरा वहां तक स्कूलिंग था उसमें इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा बहुत ठीक था मैं। बट आगे जो मैंने इंटरनेट पे सीखा, जो मैं कंटेंट पढ़ता था दूसरों का, वीडियोज देखता था, उससे मुझे इंग्लिश का बेहतर आइडिया आया। तो अगर किसी को मान लीजिए इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वो अगर इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना, वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, वीडियोज देखेगा, पॉडकास्ट सुनेगा, उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years मेरा जो इंग्लिश है बहुत बेहतर हुआ है। लिखने से ही मानते हैं कि ज़्यादा मतलब पढ़ने से भी, एक तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और दूसरा प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, तो उससे मेरा बेहतर हुआ इंग्लिश, ये बात मैं कहूँगा। और आपको क्या लगता है कि आप किस वजह से आपको सक्सेस मिली फाइवर पे? क्या लगता है वो 3 चीज क्या होंगे? अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरा ऑनेस्टी रहता था हमेशा से। अगर मुझे कोई भी क्लाइंट, चाहे वो काम में ऑनेस्टी, वेबसाइट का काम दे रहा है, तो मैं पूरे जी जान से उसका काम करके देता था कि हाँ उसकी वेबसाइट एकदम फंक्शनल हो, उसके कोई भी इश्यूज ना रहे। अगर वो 10 दिन बाद भी किसी चीज़ के लिए रीच आउट करता था तो मैं बिना किसी चार्ज के उसको हेल्प करता था। तो एक तो ये है कि ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए। दूसरा कि फिर उनको, जैसे मैंने बताया कि अगर बाद में रीच आउट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार ऑर्डर हो गया तो बाय बाय तो फिर उसके बाद वो क्लाइंट, मतलब जैसे देखिए फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे क्या है ना कि एक बार वो 30-40 ऑर्डर दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो रिटर्निंग बायर्स बने, मतलब जो आपका क्लाइंट है वो वहीं आपका फिर रिटर्निंग बायर बने। तो इस चीज़ में अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपको रिटर्निंग बायर्स नहीं मिलेंगे। तो ये मिला के चलना होगा कि काम अच्छा दें और अगर वो सपोर्ट मांग रहे हैं तो उसको वो प्रोवाइड करें। फिर हो सकता है कि आपका ऐसे एक क्लाइंट बेस बन जाए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं चाहिए। अगर आपके पास, जैसे राइटिंग को पकड़ लें, तो ऐसा नहीं है कि आप 50 क्लाइंट चाहिए तब जाके आप राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 3 क्लाइंट्स हैं और उन सब के लिए आप 10-10 आर्टिकल महीने में लिख रहे हैं तो आपका काम चल रहा है। बिल्कुल। तो वो 3 क्लाइंट आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे अच्छा रिलेशन चाहिए कि उनका काम आप अच्छा से करके दें, और फिर अगर उनको कुछ इशू हो, कुछ रिविजन्स हो कंटेंट में, तो वो करके दें। बहुत सारे राइटर्स में मैं देखता हूँ कि वो रिविजन से भागते हैं। अगर कोई क्लाइंट बोल दे कि हाँ इस पे ये 10 चीज़ें चेंज करके दो, तो वो फिर उससे मतलब भागने लगते हैं। अगर उसमें इशू है तो उसको ठीक करके दो, फिर आगे करियर बढ़ेगा। कुछ मिस्टेक्स आपने करे अपने करियर में, वो क्या मिस्टेक्स थे और लोगों को क्या वो गलतियां नहीं करनी चाहिए फ्रीलांसिंग करते वक्त? जैसे देखिए, फ्रीलांसिंग 2 वे से पॉसिबल है। एक तो डायरेक्ट क्लाइंट्स, जैसे आपने किसी को ट्विटर पे, लिंक्डइन पे रीच आउट किया या फिर उनके वेबसाइट से जो राइट फॉर अस का पेज है वहाँ से उनको रीच आउट किया। और दूसरा है कि आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें जो हमने बताया शुरू में, फाइवर, अपवर्क वगैरह। तो डायरेक्ट में ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं है। डायरेक्ट के लिए ये सब चीज़ें काम करेगी कि आप अच्छा काम करके दें, उनको डायरेक्ट बोले तो लिंक्डइन और हाँ, क्योंकि उनसे आपका डायरेक्ट रिलेशन है के थ्रू। हाँ, बट अगर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि वो डायरेक्ट उनको ना अप्रोच करे काम के लिए। क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा अकाउंट 1-1.5 लाख रुपए बना के दे रहा था। और मुझे महीने के 10-15 वेबसाइट के ऑर्डर आ रहे थे। इतने ऑर्डर आ रहे थे कि मैं खुद नहीं कर पा रहा था उस टाइम। तो मैं सोच रहा था कि इसको एजेंसी जैसा कुछ बनाऊं और लोग हायर करूं। तभी 4-5 महीने बाद मेरा अकाउंट बंद हो गया। वो क्या वजह से बंद हुआ? वही मैं उनको बोलता था बाहर मेरे से रिलेशन बनाओ, और चैट में लिख देते थे आप? हाँ, चैट में लिख दिया या फिर कहीं से भी किसी भी लूप होल के थ्रू मैं कर लेता था। अच्छा। बट उसी में किसी ने कंप्लेन कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, हाँ क्लाइंट ने, और मेरा अकाउंट अगस्त 2020 में बंद हो गया। अरे तो 4-5 महीने वो काफी अच्छा चला। मान लीजिए मैं अगर लाख रुपए कमा रहा था तो 5 लाख रुपए मैंने कमा दिए थे, और अभी भी मैं कमाता। वो एक अचानक से ही वो एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वो बंद हो गया। तो अगर कोई फाइवर अपवर्क पे है तो ये मतलब मेक श्योर करे कि क्लाइंट को ना बोले कि भाई तुम बाहर आ जाओ। अगर क्लाइंट भी बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर करो, उस मैसेज को इग्नोर करो। आपके कहने का मतलब कि ये फाइवर या फिर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इनके पॉलिसी के अगेंस्ट है? बिल्कुल। कि आप उनको कुछ, अगर आप अलग से एडिशनल चीजें बोल रहे हो कि
बाहर से काम ले लो, जैसे कम मान में दे दो। लीजिए- कई बार क्या होता है, फाइवर वगैरह कमीशन लेते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए उनका रिवेन्यू मॉडल क्या है, यही है हाँ, कि एक कमीशन क्लाइंट लेंगे। को एक फ्रीलांसर से कनेक्ट करना है और उस पे वो 20% का कमीशन ले रहे हैं। तो अगर उनको वो कमीशन ना मिले फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके भी स्टाफ्स हैं जो सारी चीजें देखते हैं, उनका होस्टिंग का कॉस्ट है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। मैं उस टाइम नहीं देखा क्योंकि मैं बिगिनर था और मेरा अकाउंट वहाँ बैन हो गया। तो उसके बाद अब मुझे फिर स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे और खोजना पड़ा इधर उधर क्लाइंट के लिए, और वहाँ पे मुझे बने बनाए क्लाइंट्स मिल रहे थे। तो जब अगर वो 20% ले रहे हैं तो आपको बदले में क्लाइंट्स भी तो दे रहे हैं। तो अगर जैसे नया बंदा है तो फाइवर पे जाए कि अपवर्क पे जाए कि फ्रीलांसर पे जाए, कहाँ पे जाए? अगर कोई नया बंदा है ना, एक सबसे इंडियन प्लेटफॉर्म है ट्रूलांसर, हमारे एक फ्रेंड जी का ही है। हाँ, बहुत सारे इंडियन प्लेटफॉर्म तो जब आ गए हैं। तो अगर इन सब में देखा जाए ना, फाइवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रीच आउट नहीं करना लोगों को, लोग आपको रीच आउट करते हैं। इस पे क्या है, जैसे अपवर्क पे है कि आपने देखा बहुत सारे जॉब प्रपोजल्स हैं, उस पर आप बिड कीजिए, उसमें कनेक्ट्स लगते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लेंदी लगता है। यहाँ पे क्या है, बना के डाल दीजिए फाइवर पे और गिग, मतलब क्लाइंट आपको सर्च करेगा, क्लाइंट सर्च करेगा। तो इस तरह अच्छा फील होता है कि मुझे कुछ आता है और सामने से मुझे कोई अप्रोच कर रहा है कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो। हाँ। तो फाइबर को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है, जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब किया, ब्लॉगिंग किया, तब जाके आपके अंदर कोई स्किल आया कि आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो जो नए लोग जो देख रहे हैं वो लोग अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करें? नए लोगों के लिए दो वे है। एक तो मैं मानूंगा कि वो कुछ अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके चैनल पे, बाकी सारे चैनल्स पे। बिना कोई कोर्स लिए आप यूट्यूब करना सीख सकते हैं, बिल्कुल, आप ब्लॉगिंग करना सीख सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप फेल कर जाएंगे, मतलब ये जूम कर लेते हैं पहले ही कि आप फेल कर जाएंगे, मैक्सिमम क्या ही होगा, ये फेल कर जाएंगे। बट उस प्रोसेस में जो आप स्किल सीखेंगे वो आपको एक फ्रीलांसर बना देगा। तो अगर चल गया तो आपका एक बिजनेस हो गया, आपका एक कंटेंट क्रिएटर आप हो गए, एक इन्फ्लुएंसर हो गए। और अगर नहीं चला तो आपके पास स्किल्स आ गए जिसको आप यूज करके बन सकते हैं एक अच्छा फ्रीलांसर और वहां से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर एकदम फ्रेशर हैं, नहीं चाहते कि अपना खुद कुछ करें, तो आप एज एन इंटर्न किसी के लिए काम कर सकते हैं। आप पैसे ना लें, मतलब आप कुछ ना चार्ज करें, तो आपको काम इजीली मिल जाएगा। और वहां आप काम करेंगे तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आएगा। शुरू के 2-3 महीने आप फ्री में ही काम करके अगर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, वो किसी के लिए लिख रहा है, वो अपने वेबसाइट पे उसको उसके नाम से आर्टिकल पब्लिश करके दे, बिना पैसे के ही अगर वो लिख रहा है, एक उसको पोर्टफोलियो मिल गया। तो अब वो आगे जब क्लाइंट्स को रीच आउट करेगा तो वहां उसको हेल्प करेगा। तो यही दो वे है, या तो अपना खुद कुछ का स्टार्ट करके सीख लें, या फिर कोई और जो स्टार्ट किया हुआ है उसके आप फ्री में ही काम करके सीख लें चीजें, या कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हैं। बट कोर्सेज करने के बाद भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरूरी कर लें। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके चैनल पे इतने सारे फ्री कोर्सेज हैं, बिल्कुल, तो उसको देख के सीख लें, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा इधर उधर से चीजें सीख रहा है, तो उसके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है या फिर काम दिखा के हो सकता है? मैंने आज तक कभी किसी को सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं रिसेंटली एक किसी से बात कर रहा था, तो उसने कहीं 1 महीने एज एन इंटर्न काम किया था। तो मैंने उससे पूछा, मतलब राइटिंग में इंटरेस्टेड हो? तो उसने बोला हाँ हूँ, बट मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला जहाँ पे मैंने काम किया। मैंने बोला सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण थोड़ी है कि आपने राइटिंग करी है, आपने उस 1 महीने में क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करके आप आगे बढ़िए। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर जाके स्किल का सर्टिफिकेट से क्या लेना। फाइवर पे कहीं सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता है? किसी से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगा हो। अगर हम बाहर किसी को रीच आउट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई रीच आउट कैसे करना है, हाँ, क्या लिखना है मैसेज में या ईमेल में, क्या लिखना है वो जरा बताइए। जैसे सबसे पहले अगर फाइवर पे अगर उधर से कोई रीच आउट कर रहा है तो आपको मान लीजिए हाय हेलो ग्रीटिंग्स भेजेगा। तो नॉर्मली जो ग्रीटिंग्स होते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टाइम के हिसाब से, वो सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। बट उसके बाद सीधे उससे मुद्दे पे बात करें कि उसको क्या चाहिए। अगर आप वो देने में समर्थ हैं तभी उससे बात आगे बढ़ाएं। कई बार होता है, जैसे मेरे पास वेबसाइट का काम आता था, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं होता था, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको मैं ड्रैग करूं फिर उस क्लाइंट से बोलूं कि मैं नहीं कर सकता, तो पहले ही समझ लें कि आपसे ये हो सकता है कि नहीं। हाँ। अगर आपसे ये काम हो सकता है तो फिर उसको आप उससे आगे फॉरवर्ड बात करें कि आप उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और फिर आप उससे ऑर्डर ले सकते हैं। जितना जल्दी प्रयास करें कि आप ऑर्डर क्लोज करें, मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत लंबा कन्वर्सेशन बनाए। हो सकता है इस बीच वो और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे, उसको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही अप्रोच था कि मैं उसको दूसरे के बारे में सोचने ही ना दूं। एक बार अगर कोई बंदा मेरे पास आ गया तो मैं हर हाल में प्रयास ये करता था कि उसको कन्वर्ट करूं, और ये मेरे लिए काफ़ी वर्किंग था। ओके, तो ये तो हो गया कि प्लेटफॉर्म की बात। हाँ। तो बाहर कैसे रीच आउट करना है? देखिए, बाहर रीच आउट करने के लिए मुझे लगता है आपके जो सर्किल के लोग हैं, अगर आप राइटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो जो ब्लॉगर्स हैं
उनको आप फॉलो कीजिए ट्विटर वगैरह पे, लिंक्डइन पे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, और डायरेक्ट का यही वे है। उसके अलावा उनके वेबसाइट पे जाके देखिए कि कोई हायरिंग का या फिर ज्वाइन अस का ऐसा कुछ पेज है, और वहाँ पे उनका ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पे अपने डिटेल्स को डालिए और एक अच्छा सा कवर लेटर लिखिए। और एक बेहतर कवर लेटर लिखने का ये मेरा मानना है कि उसमें आप अभी तक जो किए हैं उसको ऑनेस्टली लिख दीजिए, एक अच्छा ग्रीटिंग्स दीजिए और फिर बताइए कि मैंने इस टाइम स्टार्ट किया था, इसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन था, उससे ये रिजल्ट आया। एक मतलब स्टोरी जैसा लिख दीजिए उस कवर लेटर में, तो जो रीड करेगा उसको एक पूरी जर्नी दिख जाएगी आपकी कि आपने कब स्टार्ट किया था, ये काम किया था, इसका ये रिजल्ट था। तो हो सकता है कि आपको वो रिप्लाई करे और वहां से आपको काम मिल सकता है। आपके कहने का मतलब कि जो रीच आउट ईमेल होगा या फिर जो मैसेज होगा उसमें आपको अपने बारे में बताना है, आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, कैसे कैसे आपने काम किया है, जर्नी बताइए पूरी, और उस काम का सैंपल भी आप उसके साथ अटैच करिए। वो तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे ना, स्क्रीन पे आपको एक दिखा देंगे, एक फॉर्मेट दिखा देंगे, आप एकदम से कॉपी मत कर लेना, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। कि इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे कुछ रीच आउट करने के लिए हम लिखते हैं, और बेस्ट तरीका का क्या है रीच आउट करने का, आपने एक ट्विटर बताया। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स लेने हैं तो उसके लिए 3 तरीके हैं। एक तो आप जिस वेबसाइट पे आप लिखना चाहते हैं उनके राइट फॉर अस पेज, हायरिंग पेज, उस पे जाके आप कवर लेटर सेंड करें, अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको भेजें। बाकी जो 2 प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट हैं उसमें मैं सेकंड कहूँगा लिंक्डइन, और तीसरा है मान लीजिए आप ट्विटर यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप वेबसाइट पे ही डायरेक्टली रीच आउट कर लें, तो वहाँ पे उनको, क्योंकि वो पेज उसी के लिए है, तो वहाँ से इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। अगर वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप जो उनके फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, या फिर जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनको आप लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, और वहाँ से आपको नए जो कनेक्शंस बनेंगे वहाँ से आपको काम मिल सकता है। मेरे लिए तो ट्विटर भी काफ़ी वर्किंग रहा है, और मैं अपने सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके लिए ट्विटर ही एक सबसे बड़ा। तो आजकल की जनता तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है, तो रील्स देखने से फिर काम कैसे मिलेगा? तो दोस्तों अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल आपका नहीं है, ट्विटर आपका नहीं है, तो यार ट्विटर बनाओ, लिंक्डइन बनाओ, और हमारे भी वहाँ पे प्रोफाइल्स आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अब सिर्फ हमें ही नहीं, आपके काम के मुताबिक जो भी आपको स्किल्स आता है, जैसे भाई अभी कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहे हैं, बट आपके स्किल्स के मुताबिक जो आपके फील्ड में जो भी अच्छा कर रहा होगा उसको आप रीच आउट कर सकते हो, उसको आप कनेक्ट करो। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, बट आप उसको किसी भी दूसरे स्किल से मतलब कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइन है तो जो भी दूसरे लोग हैं उस सर्किल के जो कम्युनिटी है उसमें आप भी एक्टिव होइए। और ग्राफिक का काम देखो हर किसी को लग सकता है, एक ब्लॉगर को भी लगता है, एक यूट्यूबर को भी लगता है, बाकी और जो लोग एकदम कोर ग्राफिक्स वाला काम कर रहे हैं उनको भी लग सकता है। मर्चेंडाइज में जैसे अभी हम लोग हायर कर रहे हैं मॉकअप डिजाइन के लिए बंदे, वही है, तो सभी आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई बात कि रीच आउट करने की, और हमने आपको ईमेल भी दिखा दिया कि कैसे आपको रीच आउट करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक जन को रीच आउट किया, रिप्लाई नहीं आया तो बैठ गए। भाई मैं तो बोलता हूँ डेली 10 लोगों को आप ऐसे रीच आउट करो। बिल्कुल, मैंने इधर ना लगभग ऐसे 10-15 लोगों को मतलब राइटिंग में आगे मैंने आने के लिए बताया है, गाइड किया है, जो मेरे आसपास के लोग हैं। और मैंने उनको सिर्फ यही किया कि उनको बस बोला कि तुम लिंक्डइन बना लो और उसमें शेयर करने लगो। लिंक्डइन बना के 2-4 घंटे जैसे रील्स देखते हो वैसे लिंक्डइन चलाओ, फिर अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, क्या जॉब पोस्टिंग आ रही है। मतलब अगर आप स्क्रॉल करते हो ना उस चीज को तो आपको वहां से आइडिया लगेगा। कौन चीज आपने बोला कि क्या जॉब पोस्टिंग आ रही है, तो इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने ना इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं कि हम हायर कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे भी कनेक्टेड रहिए, ताकि जैसे ही वो लोग कुछ ऐसा पोस्ट करें तो आप उनको रीच आउट कर सको कि भाई मेरे को ये काम आता है, हम कर सकते हैं। आप उनको एक फ्री सैंपल देके दिखा दो, हाँ, सैंपल दिखा दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये बहुत सही तरीका है। मेरे नोन में डेली कोई ना कोई ऐसे पोस्ट करता रहता है, मुझे वीडियो एडिटर्स की तलाश है, मुझे कंटेंट राइटर्स की तलाश है। देखिए, एक साइड जो लोग काम देने वाले हैं वो लोग खोज रहे हैं अच्छे बंदों को जिनको आता हो, और दूसरे तरफ लोग ये भी हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। तो अब इस वीडियो के बाद आई होप कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार कैसे चीजें करनी है। अब हम बात करते हैं, रत्नेश भाई आप मेरे को बताइए कि फ्रीलांसिंग किन किन तरह लोगों के लिए अच्छा है, सुटेबल है। मतलब फ्रीलांसिंग मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बात किया था कि जो ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, या फिर कोई और भी ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें टाइम लगता है। हाँ। और आप जब आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि मुझे कुछ इनकम चाहिए। फ्रीलांसिंग एक ऐसा वे है ऑनलाइन पैसा कमाने का जिसमें आप 1 महीने, 1 वीक या फिर पहले दिन से ही कमा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास स्किल है और आपको क्लाइंट मिल गया, जैसे हमने तरीके बताए, उससे आपको अगर क्लाइंट मिल गया पहले दिन ही, तो आप पहले दिन ही पैसे कमा रहे हो।
जिन लोगों को मैं अभी सिखा रहा हूँ, कुछ लोगों को, वो हर जो लड़का है, मैं जिन लोगों को भी सिखा रहा हूँ, वो सभी महीने का 5-10 हज़ार रुपये विद इन 2-3 मंथ्स अर्न कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि उन्होंने फ्रीलांसिंग ट्राई किया। अगर वो सोचते मैं यूट्यूबर बन जाऊं, ब्लॉगर बन जाऊं पहले दिन से ही, तो अभी कुछ नहीं कमा रहे होते। तो आप बनो ब्लॉगर, उसके लिए आप अलग टाइम दो। मान लो 4 घंटे फ्रीलांसिंग करो, अगर आपको साथ में ब्लॉगिंग करने का भी मन है तो 4 घंटे वो भी करो। बिल्कुल, जैसे भाई यूट्यूब कर रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, मतलब हाथ पांव मार रहे थे, कहने का मतलब कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे थे। बिल्कुल। एंड उसके साथ साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, है ना? तो वही चीज है। तो एक मतलब जो स्टार्ट कर रहा है उसको सबसे पहले फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहिए। फ्रीलांसिंग से आपकी जो हाईएस्ट इनकम थी कितने की थी और कितने टाइम के बाद वो हुआ था? महीने में, पहले महीने में ही मुझे लाख रुपए से ज्यादा हुआ था। पहले महीने में? पहले महीने। अरे वाह। और उसके बाद वो कंटिन्यू भी रहा था जब तो तक कुछ वो आप अकाउंट। इसका रिपोर्ट वगैरह दिखा देंगे? हाँ, मैं दिखा दूंगा रिपोर्ट। बिल्कुल। और उसमें उसके बाद लगभग 4-5 महीने बाद जब वो अकाउंट बंद हो गया, तो उसके बाद मैंने नया अकाउंट बनाया था, वो नहीं चला था। बट फिर जब अगले साल 2021 में भी मैंने नया अकाउंट और बनाया, तो उस पे मुझे फिर से ऑर्डर आने लगे थे, और उस बार भी मुझे लगभग लाख रुपए महीने का होने लगा था। अच्छा। और अभी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग? अभी बहुत कम फ्रीलांसिंग करने का टाइम मिल पाता है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग भी है और उसमें भाई के 4-5 ब्लॉग्स चलते हाँ, हैं, तो उसमें टीम है, तो सारे उसको handle इंटरनेशनल करने में- ब्लॉगिंग। हाँ, तो इसलिए अभी फ्रीलांसिंग। बट अभी भी जब मुझे ना इमीडिएट फंड का नीड होता है तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ ही देखता हूँ। तो अगर मैं 2-3 लाख रुपए महीने अर्न करने के बाद भी फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ और करता हूँ, तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो करना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से फ्रीलांसिंग आपके लिए क्या है? एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, क्या है? फ्रीलांसिंग मेरे लिए एक तरह से सरवाइव करने का मोड है। जब मुझे लगता है कि मैं बाकी अपने बिजनेस से सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एक अप डाउन वाला चीज़ है। हो सकता है कभी बहुत अच्छा चल रहा हो, कभी बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि बाकी और सारे रीजन्स उसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, एड रेट्स नीचे आ जाएंगे। तो फ्रीलांसिंग हमेशा काम करता है। मेरे लिए एक सर्वाइवल मोड है वो। जब मुझे लगता है फंड्स चाहिए, मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ। अगर जो नए लोग हैं शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से मोटा मोटा कितना बना सकते हैं ऑन एन एवरेज? अब ये स्किल के ऊपर है। मैं राइटिंग को इसलिए ज़्यादा प्रमोट करता हूँ ना कि वो हर कोई करता है। सभी हम लोग इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा कमेंट लोग लिखते हैं लिख लिखा ही जा रहा है। तो जब लिख रहे ही हैं तो उसको तो कोई भी लिख सकता है। तो एक ये ऐसा स्किल है ना कि इसको कोई भी शुरू कर सकता है। कई लोग जाके कमेंट में लड़ते भी हैं। एक इंस्टाग्राम पे देखेंगे आप, रील कोई खोलिए, उसमें देखिए लोग फिलोसोफर बने पड़े हैं। हाँ, वो एक तरह से तो कंटेंट कह रहे हैं, उससे अच्छा आप कंटेंट राइटिंग करिए भाई। अगर किसी को 25 पैसे पर वर्ड ही मिल रहा है, उसने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, तो उसको 250 रुपए आए। अगर वो बिगिनर है तो उसके लिए वो भी एक खराब अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा अमाउंट और धीरे धीरे वो उसको इंक्रीज और कर लेगा। मुझे नहीं लगता कंटेंट राइटिंग में आपका इतना समय चला जाएगा। 3 से 4 घंटे में, अगर बिगिनर है 3 से 4 घंटे मैं में कंटेंट बिगिनर बना लोगों को देख रहा हूँ अभी, जो जिनको मैंने स्टार्ट कराया है, वो दिन का 3-4 घंटे दे रहे हैं, और धीरे धीरे उनके क्लाइंट जो है ना वो हाई पेइंग होते जा रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने मान लीजिए 10 पैसे पर वर्ड स्टार्ट कर दिया हिंदी में, अभी वो धीरे धीरे 2-3 महीने में 30 पैसे पर वर्ड चलेगा। तो एक इंक्रीज आ रहा है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज कैसे करेंगे हम, कमाई अपनी कैसे बढ़ाएंगे, अपना रेट कैसे हम आगे बोलेंगे कि भाई अब हमारा लाइक जो चार्ज करते हैं वो थोड़ा बढ़ गया, कैसे देखिए, करेंगे? आप जिसको ज्वाइन करेंगे वो भी आपके साथ साथ ग्रो कर रहा है, ऑनेस्टली अच्छा कंटेंट लिख रहा है, वो भी तो ग्रो करेगा साथ में। तो उसके जब रिवेन्यूज बढ़ेंगे तो उससे आप आस्क करिए, ऑनेस्टली आस्क करिए कि हाँ, अब मैं धीरे धीरे मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीज़ों का, तो आप कुछ रेट बढ़ाइए। अगर उनके तरफ से हाँ में जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो आप और क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं ना, आपके पास अब स्किल है। या फिर आपके पास काम ज्यादा आने लगा? काम ज्यादा आने लगा तो जो टॉप वर्क है, जिससे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। ये चीज कर सकते हैं। बढ़िया। तो ओवरऑल रत्नेश जी, हमने काफी सारी चीजें बता दी फ्रीलांसिंग के बारे में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे हमने ओवरऑल सारी चीजें बात कर ली। रत्नेश भाई ने काफी सारी चीजें डिटेल में बता दी। इवन इनके कुछ प्रूफ्स मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो वो देख के आपको इंस्पिरेशन भी आएगा कि फ्रीलांसिंग में भी हम छोटा मोटा एक करियर बना सकते हैं। इवन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इसमें काफी अच्छा कर रहे हैं, एजेंसी लेवल तक अपने चीजों को लेके चले गए हैं। खैर, अगर आपको शुरुआत करना है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए। आपको अगर समराइज करके बताऊं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्किल सीखनी है। अब आप सोचोगे यार कौन सा स्किल सीखूं, तो किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे जाओ, चाहे फाइवर हो, चाहे अपवर्क हो, या फिर फ्रीलांसर हो। वहां पे जब देखोगे ना मेन्यूज में, तो मेन्यू में आपको अलग अलग स्किल्स दिखाई देंगे, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। उनमें से देखो आप कौन सा स्किल्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। पहले सीखने के पीछे मत भागो, पहले देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है, फिर उसमें से एक स्किल को पकड़ो, उसको सीखो। चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉग हो, चाहे कोर्सेज हो, फ्री कोर्सेज हो, पेड कोर्सेज, जहां से सीख सकते हो। फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट लेके आओ, कुछ अपना एक सैंपल क्रिएट करो। अगर आपने, मान के चलता हूं, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, मान लो प्रीमियर प्रो पे आपने काम कर लिया, तो कुछ वीडियोस खुद रिकॉर्ड करो
और रिकॉर्ड करके उसको एडिट करो, उसमें टेक्स्ट वगैरह और जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगते हैं एक बढ़िया प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ में वो एक सैंपल तैयार करो। अब फिर इसके बाद क्या करना है, क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। आप जैसे 2 तरीके भाई ने बताए, एक फाइवर पे अपना प्रोफाइल बना लो और शुरुआत कम अमाउंट से करो, ताकि नए लोगों को कौन देगा काम, जब आपका रेट कम होगा तभी तो लोग आपको काम देंगे। मतलब एज है आपके पास उस चीज। हाँ, तो कम दो, और जब अगर आप बाहर रीच आउट कर रहे हो उनको फ्री में दो। 1 से 2 वीडियोस आप बोलो कि मैं फ्री में एडिट करके देता हूं, आपको पसंद आया तो आगे काम देना। ऐसे आप रीच आउट कर सकते हो, ताकि वो भी बंदा बोलेगा चलो इसको चांस दे देते हैं। पोर्टफोलियो बनाना है शुरू में, पोर्टफोलियो बनाना है। जितना ज्यादा आप काम कर लोगे उतना ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा और फिर उतना ही आपके रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो एक बेसिक ये जो एकदम सही जो अप्रोच है वो यही होता है। एंड फिर धीरे धीरे आप फ्रीलांसिंग में भाई के जैसा आप लाखों रुपए भी बनाने लगोगे। बिल्कुल। और ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके काम पे। जब वो एक्सपीरियंस आएगा ना समय के साथ, आप काम करेंगे 1-2 साल के बाद आप भी लगभग 50,000 लाख रुपए फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। बढ़िया। मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, जैसे आप बताएं, मेरे सर्किल में भी फ्रीलांसर्स जो 2-3 लाख रुपए राइटर्स ही हैं और कमा रहे हैं। अभी आज ही मैंने आपको सुबह दिखाया कि एक ग्रुप में हाँ, पोस्ट आया था, $1 मिलियन हाँ, 1 मिलियन उन्होंने फाइवर से कमाया है। तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। फाइवर से आपने कितने कमाए भाई? फाइवर से जो मेरा पहला अकाउंट था ना, उसमें मैंने बताया कि मैं सब बाहर ले लेता था, बट फिर भी पहले अकाउंट से लगभग 5 लाख रुपए मैंने फाइवर से कमाया था। और उसके बाद एक और अभी जो अकाउंट है उस पे कितना कमाया? उस पे फाइबर में दिखता है लगभग $1400 जो मैंने उस अकाउंट से कमाया था। और उस जैसे फाइबर में ना मैं वेबसाइट की सर्विसेज देता था, तो वहां से मैं होस्टिंग भी सेल कराता था। जो मेरा क्लाइंट है उसको वेबसाइट चाहिए तो होस्टिंग भी चाहिए, तो वहां से थोड़ा बहुत अफिलिएट भी हो जाता था। एक की पॉइंट हो सकता है, अगर आपको ज्यादा पैसे बनाना है तो आप बोलो कि मैं फ्री में आपकी वेबसाइट बना दूंगा, शर्त यह है कि मेरे लिंक से आपका तो उसमें $50 लगभग मुझे मिलता था, तो मुझे $1000 लगभग अफिलिएट का भी हो गया था। मैं क्लाउडवेज उनको प्रमोट करता था। तो एक एडिशनल इनकम यहाँ से भी हो सकता है। तो ये भी है। तो देखो, जितना ही चीजें रिसर्च करोगे आपको उतने ही तरीके मिलते जाएंगे, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने से नहीं होगा, वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, करने से होगा। एक्शन लो, चीजें करो, सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपके पास आएगा। बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा, पसंद आया होगा और रत्नेश भाई से इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। जो लोग हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, या फिर एक्स्ट्रा मनी की तलाश में हैं, या फिर जॉब के साथ साथ में कुछ और देख रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफी मददगार साबित हो सकता है। तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मनी मेकिंग से रिलेटेड जेन्युइन आइडियाज शेयर किए जाते हैं, ट्यूटोरियल शेयर किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।